हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं 11th की ज्योग्राफी, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें हमने फिफ्थ चैप्टर देखा था। ये जो ऑनलाइन पीडीएफ है ना, इसमें फिफ्थ वाला यही दे रखा है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। लेकिन आपके पास अगर हार्ड कॉपी होगी ना, इसमें आपको दिखेगा ये सिक्स्थ चैप्टर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नंबरिंग से क्या होता है। लास्ट जो हमने हमने फिफ्थ चैप्टर देखा था वो था मिनरल्स एंड रॉक्स। ठीक है, वो देखे थे हमने। आज जो हम देखने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं, वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये थोड़ा लेंथीएस्ट चैप्टर है, इसमें थोड़ा कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम धीरे से ही जाएंगे, कोई फास्ट जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा एक बार आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो देख लो, फिर खुद से पढ़ो। खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से आपका जो माइंड सेट है वो डेवलप होगा, ताकि प्रीलिम्स में जाके आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ पाओ। सिर्फ मैं खुद बता रही हूँ आपको, यूट्यूब पे रिलाई नहीं रहना है, कम्प्लीटली यूट्यूब पे रिलाई नहीं रहना है। थोड़ा सा आप खुद से भी पढ़ने की ज़्यादा प्रैक्टिस रखें। जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे ना, उतना मतलब खुद से जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, उतना प्रीलिम्स के लिए मतलब आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो चलो देखते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। मैंने मीनिंग ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। जियो का मतलब होता है अर्थ, और मॉर्फिक मतलब चेंज। इसका मीनिंग होता है चेंज। और ये जो प्रोसेस है, ये जो अर्थ के अंदर जो चेंजेस आते हैं, बाहर से भी जो चेंजेस आते हैं, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। तो चलो देखते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस के टाइप्स क्या हैं, उसके कौन से फोर्स की वजह से अर्थ के ऊपर जो हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। कहीं पे अनइवन एरिया होता है ना अर्थ के ऊपर, अर्थ हर जगह पे सेम नहीं है ना। कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लाटूज है, कहीं पे क्या बोलते हैं, वैलीज है। तो ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से ही ऐसी अर्थ है हमारी। तो इसको अब देखते हैं हम डिटेल में, यहाँ पे पढ़ेंगे। आफ्टर लर्निंग अबाउट हाउ द अर्थ वॉज बॉर्न, ये हमने देखा है कि अर्थ कैसे पैदा हुई है। हाउ इट इवॉल्व इट्स क्रस्ट एंड अदर इनर लेयर्स, इसका क्रस्ट कैसे डेवलप हुआ है, इसके अंदर की जो लेयर्स है वो कैसे बनी है, वो हमने लास्ट इसमें देखा था चैप्टर में। हाउ इट्स क्रिस्टल प्लेट जो है मूव्ड एंड आर मूविंग, जो पहले मूव कर चुकी है, अभी भी मूविंग कर रही है, जो क्रिस्टल प्लेट जो है अर्थ की, वो। तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन अर्थक्वेक्स in the form of volcanism and about the rocks and minerals the crust is composed of. It is time to know in detail about the surface of the earth on which we live. Let us start with this question. तो अभी हमने ये सब देखा, अर्थक्विक भी देखा, वोल्केनिज्म कैसे फॉर्म होते हैं, रॉक्स, मिनरल, क्रस्ट, ये कैसे कंपोज हुए, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। अभी हमें डिटेल में देखना है कि जिस पे हम रहते हैं वो सरफेस जो है, उसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक उनका क्वेश्चन है, वाई इज द सरफेस ऑफ द अर्थ अनइवन, क्यों अनइवन है? क्योंकि ड्यू टू वेरियस नेचुरल प्रोसेस एंड फोर्सेस, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है अनइवन है। जिसमें नेचुरल प्रोसेस होती है, इरोजन है, वेदरिंग है, फिर रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है। इसकी वजह से भी अर्थ के ऊपर चेंजेस आते हैं। और कुछ फोर्सेस है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से भी अर्थ जो है हमारी वो अनइवन है। ठीक है, तो हम इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पे द अर्थ क्रस्ट इज डायनामिक, ये बहुत जरूरी है। शायद एमसीक्यू की पहली लाइन इस तरह भी हो सकती है। तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो डायनामिक है, मतलब स्टेबल नहीं है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। You are well aware that it has moved and moves vertically and horizontally. जो भी मूवमेंट होती है वो वर्टिकली भी होती है, हॉरिजॉन्टली भी होती है। मतलब इस तरह भी, सॉरी, इस तरह भी होती है और इस तरह भी होती है। Of course, it moved a bit faster in the past than the rate at which it is moving now. पहले का जो हलचल जो होती थी, मूवमेंट जो होती थी, वो पहले थोड़ी सी इतनी फास्ट नहीं थी जितनी अब हो रही है। ठीक है, so the differences in the internal forces operating from within the earth which build up the crust have been responsible for the variation in the outer surface of the crust. जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल फोर्सेस को क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो एक्सटर्नल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो इस प्रोसेस की वजह से जो होता है, जो इंटरनल फोर्स जो होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो बिल्डअप होता है। अर्थ के ऊपर आप जो भी स्ट्रक्चर देखोगे वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से बना हुआ होता है। ठीक है, और जो भी अर्थ के ऊपर इरोजन और ये सब देखोगे ना, तो ये ऊपर वाले जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से वो चेंजेस आने लगते हैं। तो ये जो दो फोर्स है ना, बेसिकली यही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंटरनल फोर्स और दूसरा है एक्सटर्नल फोर्स।
ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने टर्मिनोलॉजी आगे और डिटेल में दे रखा है इसके बारे में, तो मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, इतना ये नहीं है। द अर्थ सरफेस इज बीइंग कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स इंड्यूस बेसिकली बाय एनर्जी, मतलब सनलाइट्स। जो एक्सोजेनिक फोर्स होता है तो वो ज्यादा तो इंड्यूस कहाँ किससे होता है, और जो सन है उसकी एनर्जी की वजह से। ऑफ कोर्स द इंटरनल फोर्स है आर स्टिल एक्टिव दो विथ डिफरेंट इंटेंसिटीज, मतलब जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो भी स्टिल एक्टिव रहते हैं और उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। एंड दैट मीन्स द अर्थ सरफेस इज बीइंग कंटिन्यूअसली सब्जेक्ट टू बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बाय इंटरनल फोर्सेस। जो भी अंदर का फोर्स होता है उसकी वजह से अर्थ के सरफेस को आपको चीजें दिखाई देगी, और जो भी चीजें रिड्यूस हो रही है उसका रीजन क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे अच्छे से बताऊंगी कि एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, एक्सटर्नल मतलब इतना ही लिखती हूँ मैं, एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक, सॉरी एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक फोर्स जो एक्सटर्नल होता है, और जो इंटरनल फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोजेनिक, एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमें डिटेल में ऐसे बोला गया है, ये जो हमारी अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये हो गया अर्थ का सरफेस, ये सरफेस हुआ, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, और ये जो पार्ट है वो इंटरनल पार्ट है, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, और जो इंटरनल फोर्स है वो अंदर से, अंदर की चेंजेस करता है, अंदर यहाँ पे चेंजेस हो रही है। ठीक है, ये हो गया इंटरनल, मतलब एंडोजेनिक फोर्स, यहाँ पे अंदर ही चेंजेस हो रहे हैं। और जो एक्सटर्नल फोर्स होता है और एंडोजेनिक फोर्स है वो बाहर जो सरफेस वाला एरिया है, तो यहाँ पे वो अप्लाइड हो रहा है। इतना ध्यान में रखना है, बाकी ज्यादा चीजें नहीं रखना है। बाकी इसके रीजन पता होने चाहिए कि इनकी वजह से मतलब क्या होता है। जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, जो हमारा एक्सोजेनिक फोर्स है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे आते हैं, वो हम अच्छे से देखेंगे डिटेल में आगे। इस चैप्टर में यही देखना है हमें कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस है उसकी वजह से कैसे चेंज आता है, और एक्सोजेनिक फोर्स जो होता है उसकी वजह से कैसे चेंजेस आता है। तो ये हमें इस चैप्टर में देखना है और कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, मैं आपके इसके लिए पढ़ लेती हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं, जो इंटरनल फोर्स है एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं। द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट इन वेयरिंग डाउन। जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से जो भी रिलीफ्स होते हैं, हमारे एलिवेशंस होते हैं, उनके अंदर डिग्रेडेशन दिखाई देगा। आपको मैंने बोला था अरावली माउंटेन जो है, ठीक है, ये किस कैसे, अगर मान लीजिए ये अरावली माउंटेन इस तरह से इतनी लंबी लंबी इतनी हाइट थी उनकी, ऐसी थी हाइट, और ये सरफेस हो गया, और ये अरावली माउंटेन्स थे पहले शुरुआत में। तो ये आए कैसे, अरावली माउंटेन्स बने कैसे, ठीक है। पहले तो एक तो ये एंडोजेनिक फोर्स की वजह से बने, मतलब जो भी अंदर से मटेरियल बाहर आया उन्हीं से ये बने, ठीक है। तो ये एंडोजेनिक प्रोसेस से बनी। लेकिन आज जो अरावली की हाइट है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, आप देखोगे वो रिड्यूस होती जा रही है। तो रिड्यूस कैसे हो रही है, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस में मतलब उसमें इरोजन आता है, विदरिंग आती है, जो रेनफॉल होता है उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होके इसमें रिडक्शन आ जाता है। तो ये होते हैं हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस, और इस तरह से काम करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनका काम ही होता है वेयरिंग डाउन करना, मतलब डिग्रेडेशन करना, जो रिलीफ्स और एलिवेशंस होते हैं उनका। और जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं तो उनका काम क्या करना होता है, बिल्डअप करना होता है, ठीक है। एंड द फिनोमिना ऑफ वेयरिंग डाउन, जो वेयरिंग डाउन होता है उसको क्या बोला जाता है, चाहे वो रिलीफ हो, उसके अंदर वेरिएशन आते हो जो भी अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे ग्रेडेशन बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन। जो भी रिलीफ्स होते हैं, जैसे कि मैंने मान लो एग्जांपल माउंटेन्स का ही ले लो या किसी प्लेटू का भी ले लो, तो उसमें इरोजन होता है कौन सी प्रोसेस की वजह से, ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है इसके थ्रू इसका इरोजन होता है, और उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ग्रेडेशन। ग्रेडेशन किसे बोलते हैं ये आपको यहाँ पे समझ में आना और रखना भी जरूरी है। वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोजन इज नोन एज ग्रेडेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स जो है कंटिन्यूअसली एलिवेट बिल्ड अप पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, and hence the exogenic forces fail to even
आउट द रिलीफ वेरिएशन ऑन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आपको बेसिकली इतना रखना है, एंडो जो होते हैं वो बिल्डअप करते हैं और जो एक्सो होते हैं वो क्या करते हैं, वेयरिंग डाउन करते हैं, मतलब रिड्यूस करते हैं। और ये टर्म याद रखना, इसका ये टर्म्स याद रखने हैं आपको, तो उसी से आपको याद रहेगा लंबे टाइम के लिए। So variation remain as long as the opposing action of exogenic and endogenic forces continues। देखो इनकी जो एक्शंस होती है, एक का काम होता है बिल्डअप करना, एक का काम है रिड्यूस करना। जो एंडोजेनिक है वो क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं, एक्सोजेनिक जो है वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अपोजिंग है ना, इनकी जो एक्शंस है वो अपोजिट है, फिर भी एक फोर्सेस जो है वो कंटिन्यू है, तभी तो हमारी अर्थ जो है वो बैलेंस है, अर्थ के ऊपर बैलेंस है। अगर मान लो इरोजन नहीं होता, सपोज मान लो, आप मान के चलो ये हमारी अर्थ है और ये जो एंडोजेनिक फोर्स यहाँ पे है, और इससे ये इस फोर्स की वजह से अंदर का जो मैग्मा है, लावा जो है वो ऊपर आते जा रहे हैं, अलग अलग वल्केनिज्म हो, अर्थक्वेक हो, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो, उसकी वजह से अगर ये बाहर आ रहा है यहाँ पे फोर्स और ये इकट्ठा हो रहे हैं अर्थ के ऊपर, इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमारे लिए अर्थ तो रहने लायक बनती ही नहीं ना, अगर एक्सोजेनिक फोर्स यहाँ पे नहीं होता। अगर एक्सोजेनिक फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर ये जो है ये रिड्यूस ही नहीं करता चीजों को, तो आज जो है हम जो सरफेस देख रहे हैं, जो प्लेन एरिया देख रहे हैं जहाँ पे हमारा ह्यूमन सेटलमेंट है, तो ये होती ही नहीं। क्योंकि काफी जगह तो ऐसी होती ना कि सारा मटेरियल बाहर आके यहाँ पे पूरा फिलअप ही हो जाता ना, अगर अर्थ एकदम ओवरलोडेड हो जाती, अगर एक्सोजेनिक फोर्स नहीं होते। ठीक है, अगर सिर्फ एक्सोजेनिक प्रोसेस होती और एंडोजेनिक नहीं होती, तो आज जो हमारी जो जमीन है, हमारे मिनरल्स है, ये कहाँ से आते, नहीं आते। तो हम यहाँ पे लाइफ ही सस्टेन नहीं करती। मतलब ये दोनों फोर्स इतने इंपॉर्टेंट है अर्थ के सर्वाइवल के लिए, जो भी अर्थ के ऊपर जो भी एनिमल्स प्लांट है उनके सर्वाइवल के लिए ये दोनों भी फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। और ये दोनों क्या काम करते हैं, अर्थ के ऊपर बैलेंस मेंटेन करते हैं। जो भी अर्थ का बिल्डअप हो रहा है, जो भी रिडक्शन हो रहा है, तो ये दोनों उसमें बैलेंस रखते हैं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इन जनरल टर्म्स द एंडोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड बिल्डिंग। अगर आप जनरल टर्म्स में देखो तो यहाँ पे जो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो लैंड को बिल्ड करने का काम करते हैं, और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है वो आर मेनली लैंड वेयरिंग फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी वही देखा ना, घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं, सिर्फ टर्म अलग है, मतलब वर्ड्स अलग है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेंसिटिव। अर्थ का सरफेस जो होता है वो सेंसिटिव होता है। अगर ऐसी स्टेटमेंट दी गई तो आप गलत मत करके आना, सच में अर्थ का जो सरफेस है वो सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। ह्यूमंस डिपेंड ऑन इट फॉर देयर सस्टेनेंस एंड हैव बीन यूजिंग इट एक्सटेंसिवली एंड इंटेंसिवली। जो ह्यूमंस है वो इस्तेमाल करते हैं लैंड सरफेस का, और वो एक्सटेंसिवली और इंटेंसिवली दोनों टाइप से ये यूज करते हैं। सो इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर इन ऑर्डर टू यूज इट इफेक्टिवली विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस एंड डिमिनिशिंग इट्स पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि जो ये अर्थ का बैलेंस है ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, ये कहीं डिमिनिश ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। वरना हम फ्यूचर में जो हमारी जो जनरेशन आ रही है, या शायद हो सकता है हम ही जब तक जिंदा है तब तक ये अर्थ डिस्टर्ब ना हो जाए। क्योंकि इस तरह से हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है ना, मुझे तो नहीं लगता कि अर्थ बहुत टाइम के लिए सस्टेन मतलब चल पाएगी, जिस तरह से हम चीजों का कंजप्शन कर रहे हैं। बैलेंस जरूरी होता है, जैसे कि हमारे जो चाणक्य अर्थशास्त्र तज्ञ उन्होंने बोला था कि अति सर्वत्र वर्जते। मतलब जो भी चीज आप अति मतलब ज्यादा प्रमाण में कंज्यूम करोगे ना, तो वो तो मतलब सस्टेन ही नहीं कर पाओगे ना, तो वो नहीं करना चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला था। नेक्स्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेन द अर्थ एनवायरमेंट। जो भी हमारी अर्थ का एनवायरमेंट है उसमें सस्टेन करने के लिए, मतलब सरवाइव करने के लिए सभी जो ऑर्गेनिजम्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे वो केटल्स हो, सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। एक लाइफ साइकिल ही है ना कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सो हाउएवर ह्यूमंस हैव कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरमेंट थ्रू ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन है, मतलब कौन डैमेज प्रोवाइड कर रहा है अर्थ को, कौन डैमेज कर रहा है ज्यादा अर्थ को, तो वो है ह्यूमंस। तो ये यहाँ पे इन्होंने बोला है, यूज वी मस्ट
but must also leave its potential enough to sustain life through the future. मतलब यूज करना चाहिए बट इस तरह से नहीं कि एक बार यूज कर लिया कि सब खत्म हो गया, इस तरह से नहीं करना चाहिए। फ्यूचर सर्वाइवल के लिए भी हमें फ्यूचर सर्वाइवल का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैड एंड हैज बीन शेप्ड ओवर एवरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। जो भी अर्थ का सरफेस डेवलप हुआ है ना, उसके लिए हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर लग चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ इट्स यूज एंड मिस यूज बाय ह्यूमंस, इट्स पोटेंशियल इज बीइंग डिमिनिश्ड एट अ फास्ट रेट। तो बट ये ह्यूमन का जो मिसयूज या यूज जो हो रहा है, इसकी वजह से ये बहुत ही जल्द गति से ये डिमिनिश हो रही है अर्थ। If the process which shift and are shaping the surface of the earth into varieties of forms, shape मतलब forms मतलब shape, and the nature of material of which it is composed of are understood, precautions can be taken to diminish the detrimental effects of human use and the preserve it for the prosperity। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी अभी तक हमने जिस भी फॉर्म में यूज किया है, जितना भी हमने यूज किया है, ठीक है, बट उसके लिए भी हमें मेजर्स लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में ये अच्छे से चले, ये प्रिजर्व भी रहे और इसकी प्रॉस्पेरिटी भी हो, और इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एक तो जियोमॉर्फिक मैंने बोला ना, जियो मतलब अर्थ होता है, मॉर्फिक मतलब चेंज होता है, तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है। तो वी वुड लाइक टू नो द मीनिंग ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शन ऑन अर्थ मटेरियल and bring about changes in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic process। जो भी एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस जो है, उनकी वजह से फिजिकल और जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्शन से हो या फिर क्या बोलते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस पे फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस मतलब जो भी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के द्वारा लाए जाते हैं अर्थ के सरफेस में, तो उसी को बोला जाता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो अब यहाँ पे हमें देखना है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में, यहाँ पे एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के दो टाइप है, एक तो है डाइट्रॉफिज्म और दूसरा है वल्केनिज्म। अरे एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तो ये एंडोजेनिक है, मतलब एंडोजेनिक आपको पता है ना, अर्थ के अंदर वाले। तो अब ये दो है, डाइस्ट्रॉफिज्म और दूसरा है वल्केनिज्म, ठीक है। सो ये दो फोर्सेस हैं, दीज हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस इन ब्रीफ इन द प्रीसीडिंग यूनिट। सो वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन आर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और जो वेदरिंग होती है, मास वेस्टिंग होती है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, ये एक्सोजेनिक मतलब ये अर्थ के सरफेस में पे होने वाले चेंजेस हैं, इन्हीं की वजह से अर्थ के सरफेस पे चेंजेस आते हैं। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ये सब चीजें क्या है, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और जो अंदर वाले जो होते हैं, वल्केनिज्म एंड डायस्ट्रॉफिज्म, ठीक है। तो यही पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, ठीक है। दीज एक्सोजेनिक प्रोसेस आर डेल्ट विथ इन डिटेल इन दिस चैप्टर। तो एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर, लाइक जो एक्सोजेनिक एलिमेंट जो है ऑफ नेचर के, तो वो कौन से वाटर है, आइस है, विंड है, ठीक है। ये एक्सोजेनिक मतलब सरफेस के ऊपर वाले, ठीक है। capable of acquiring and transporting earth's material can be called a geomorphic agent। तो ये क्या करते हैं, एक तो एक्वायर करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है जियोमॉर्फिक एजेंट। एजेंट में और आपको प्रोसेस में यहाँ पे फर्क याद रखना है। प्रोसेस मतलब एक्चुअली जिसमें चेंजेस आ रहे हैं वो प्रोसेस होती है, और एजेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या अपनी जगह एक्वायर करके रख रहे हैं, तो वो होते हैं एजेंट। जैसे कि यहाँ पे वाटर है, आइस है, आइस में क्या होता है, एक्वायर करके रख देते हैं, फिर वो आइस मेल्ट होता है, दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं उसके अंदर का मटेरियल, फिर वहां पे दूसरी जगह पे अगर वो फिर फ्रोज हो जाता है, तो फिर वहां पे वो उस चीजों को एक्वायर करके रखता है। तो ये होते हैं एजेंट। जैसे कि आइस, विंड है, विंड की वजह से एक जगह से, अब मान लीजिए यहाँ का मटेरियल यहाँ पे पहुंचाना है, तो वो विंड के द्वारा किया जाता है काम। तो ये इतना केपेबल होते हैं ये एजेंट्स, ठीक है। व्हेन these elements of nature become mobile due to gradients। gradients क्या होता है, gradients का मतलब ये होता है, देखो स्लोप में और gradients में याद रखना, goes up and then down, ठीक है, इस तरह से ये होता है gradient।
इस तरह से एकदम से ऊपर जा रहे हो और फिर धीरे 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 करके नीचे की तरफ जा रहे हो, तो ये होता है ग्रेडियंट। और स्लोप जो होता है ना वो डायरेक्टली इस तरह से होता है स्लोप। तो ये डिफरेंस याद रख लेना आप। तो यहाँ पे दीज एक्सोजेनिक प्रोसेस, हमने एजेंट देख लिया ना, सॉरी। when these elements of nature become mobile due to gradients, gradients जो होता है एकदम से ऐसे जाएंगे ऊपर फिर नीचे जाएंगे, तो इनके लिए बहुत आसान होता है, मोबाइल मतलब मूवमेंट करना आसान होता है। and they remove the materials and transport them over slopes and deposit them एट लोअर लेवल। यहाँ पे ये ऊपर से लेके जाएंगे फिर नीचे गिरा देंगे, वहां पे डिपॉजिट कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस इनकी चलती होती है। Geomorphic process and geomorphic agent, specially exogenic, use unless stated separately are one and the same। ठीक है, तो ये geomorphic process and geomorphic agents, खास करके आपको एक्सोजेनिक याद रखने हैं। कौन से एक्सोजेनिक? वाटर, आइस, विंड। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अ प्रोसेस इज अ सरफेस अप्लाइड ऑन अर्थ मटेरियल अफेक्टिंग द सेम। A process a process is a force applied on earth material affect the same। जो भी ये प्रोसेस होगी अर्थ के मटेरियल में सेम ही अप्लाइड होगी और अफेक्ट भी सेम ही करेगी। एन एजेंट इज अ मोबाइल मीडियम, मोबाइल मीडियम मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, जैसे कि रनिंग वाटर है, मूविंग आइस है, मासेस है, विंड है, वेव्स की वजह से, करंट की वजह से ये जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। विच रिमूव्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड डिपॉजिट, मतलब ये हटा भी सकते हैं, दूसरी जगह पे ले भी जा सकते हैं और डिपॉजिट भी करवाते हैं अर्थ का मटेरियल। तो ये क्या है? ये मोबाइल मीडियम है, ये एजेंट है जो काम करते हैं इस तरह से। सो रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, करंट्स एटसेट्रा कैन बी कॉल्ड जियोमॉर्फिक एजेंट्स। तो इनको जियोमॉर्फिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जो अर्थ के ऊपर इनकी वजह से चेंजेस आते हैं। तो वही यही बोला है, तो यही बोला गया है, डू यू थिंक इट इज इसेंशियल टू डिस्टिंग्विश जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस। प्रोसेस तो प्रोसेस होती है, एक्चुअल मटेरियल में चेंज लाते हैं, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। और एजेंट जो वाटर है, रनिंग एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम जिसके द्वारा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। तो ये यहाँ पे डिफरेंस देखा। ग्रेविटी बिसाइड्स बीइंग अ डायरेक्शनल फोर्स activating all downslope movement of matter also causes stresses on the earth's material। जो भी चीजें होती हैं, अभी ये जो एजेंट जो काम कर रहे हैं तो उसमें से काफी ऐसे हैं जो कि ग्रेविटी के बिना कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप बोल रहे हो एयर के थ्रू अगर कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जा रहा है एयर के द्वारा, अगर हवा ही नहीं चलेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं रहेगा तो हवा चलेगी नहीं। ठीक है, और हवा नहीं चलेगी तो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाएगा। और जो करंट्स होते हैं वाटर में, जो करंट्स होते हैं वो, और वेव्स आती हैं, वो कैसे आते हैं? विंड जो आती है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो आती है। एक इनडायरेक्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रेस एक्टिवेट वेव एंड टाइड, इंड्यूस करंट्स एंड विंड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होती है? यहाँ पे करंट्स एंड विंड्स चलती है, मतलब ये इंड्यूस होती है। विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट्स देयर वुड बी नो मोबिलिटी, हेंस नो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन आर पॉसिबल। अगर ग्रेविटी नहीं है ना और ग्रेडियंट्स नहीं है, मतलब स्लो उतार, गोइंग अप एंड फिर डाउन, ग्रेडियंट्स नहीं होगा तो फिर मोबिलिटी नहीं होगी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट नहीं होगी। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो फिर इरोजन नहीं होगा, क्योंकि एजेंट आएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं, तो फिर इरोजन कहाँ से होगा? एजेंट की वजह से तो इरोजन होता है। अगर इरोजन नहीं होगा तो कौन सा मटेरियल जाएगा ट्रांसपोर्ट होके? क्या ट्रांसपोर्ट होगा अगर इरोजन ही नहीं हो रहा है? मान लीजिए ये वोल्केनो एक्टिविटी होके लावा बाहर आया, सरफेस के ऊपर ये लावा आया और ये लावा ऐसे यहाँ पे कूल हो गया और इसका इरोजन ही नहीं हो रहा है, तो क्या ट्रांसपोर्ट होगा? कुछ भी नहीं ट्रांसपोर्ट होगा। ये इरोजन होगा तभी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, और तभी तो ये मटेरियल कहीं और जाके डिपॉजिट होगा, कहीं और जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है तो मूवमेंट ही नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी तो इरोजन नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो डिपोजिशन नहीं होगा। सो ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस आर एज इंपॉर्टेंट एज द अदर जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहे हैं उतनी ही ग्रेविटेशनल स्ट्रेसेस भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो पता है अर्थ जो बॉर्न हुए वो ग्रेविटेशनल फोर्स बना तभी जाके प्लैनेट भी बने हैं ना। तो ग्रेविटी इज द फोर्स दैट इज कीपिंग अस इन कांटेक्ट विद द सरफेस एंड इट इज द फोर्स दैट स्विचेस ऑन द मूवमेंट ऑफ ऑल सरफेस मटेरियल ऑन अर्थ। देखो ग्रेविटी है
तो सारी मूवमेंट है। और अभी जो हम अर्थ के ऊपर घर मकान बना के जो रह रहे हैं, हम सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम यहाँ पे स्टेबल है, तभी तो हम सारी चीजें कर पा रहे हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम भी नहीं होते, क्योंकि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं होती अर्थ के ऊपर। तो ये जो सारी मूवमेंट जो हो रही है और सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी मटेरियल है उसके अंदर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हो रही है। एंड ऑल द मूवमेंट्स आइदर विद इन द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑकर ड्यू टू ग्रेडियंट्स। और यहाँ पे जो भी अर्थ के अंदर और जो सरफेस के ऊपर भी जो भी मूवमेंट्स होके आ रही है, वो ग्रेडियंट्स की वजह से आ रही है। मतलब जितना ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है उतना ग्रेडियंट्स भी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल्स, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। तो ये ग्रेडियंट्स की, बिकॉज ऑफ ग्रेडियंट फोर्स, इसी की वजह से आप एक तो हायर लेवल से लोअर लेवल तक आ जाते हो, या तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक आ जाते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने ग्रेडियंट और ग्रेविटी का देखा। अब यहाँ पे हमें एंडोजेनिक, तो एंडोजेनिक फोर्स देखना है। यहाँ पे फर्स्ट, द एनर्जी emanating from within the earth is the main force behind endogenic geomorphic process। जो भी एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो भी हो रही है, वो अर्थ के अंदर से जो भी उसको एनर्जी मिलती है उसी की वजह से तो हो रही है। एंड दिस एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी, रोटेशन, टाइडल फ्रिक्शन एंड प्राइमोर्डियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो इन्हीं की वजह से ये जो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो यहीं से मिलती है, रेडियो एक्टिव, रोटेशनल, जो अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से अंदर का मटेरियल भी घूमता फिरता रहता है, और वो लिक्विड में होके फिर ज्यादा उसके अंदर टेम्परेचर बन के वो ऊपर आने लगता है। और ये टाइडल फ्रिक्शन भी होता है, तभी तो जाके वो मटेरियल जो है, मतलब अंदर की एक्टिविटीज होती है, वो बाहर आने लगती है। और जो प्राइमोर्डियल हीट जो थी हमारी, अर्थ जब ओरिजिनल हो रही तो बहुत ही हमारी आग का गोला थी अर्थ जब वो पैदा हो रही थी तब, तो उस टाइम की जो एनर्जी है उसका भी इस्तेमाल एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, सो दिस एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट्स क्या होता है? यहाँ पे लिखा है मैंने उसका मीनिंग, द रेट एट विच अर्थ्स टेम्परेचर इंक्रीज विद डेप्थ। मतलब जैसे अर्थ की डेप्थ है ये अंदर वाली, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल ग्रेडियंट्स। ठीक है, एंड हीट फ्लोज फ्रॉम विद इन इंड्यूस डायस्ट्रोफिज्म। जो डायस्ट्रोफिज्म होता है, मतलब यहाँ पे डायस्ट्रोफिज्म का मतलब यही होता है डिसलोकेशन या डिस्टॉर्शन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक हिलना। ठीक है, तो ये जो होता है ये जियोथर्मल ग्रेडियंट्स की वजह से, और जो अंदर हीट फ्लो कर रही होती है अर्थ के इंटीरियर में, तो इसी के वजह से ये डायट्रॉफिज्म इंड्यूस होता है। मतलब यही से डायट्रॉफिज्म को एनर्जी मिलती है। एंड वोल्केनिज्म जो है ये एंडोजेनिक प्रोसेस, यहाँ पे हमने देखे ना कि एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस के ये दो पार्ट कह सकते हो आप, डायट्रॉफिज्म एंड वोल्केनिज्म। तो इसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो इंड्यूस होते हैं और वोल्केनिज्म इन द लिथोस्फीयर में, ठीक है, तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड जो हीट फ्लो होती है उससे। एंड ड्यू टू वेरिएशन इन जियोथर्मल ग्रेडियंट्स एंड हीट फ्लो फ्रॉम विद इन क्रिस्टल थिकनेस एंड स्ट्रेंथ, the action of endogenic forces are not uniform and hence the tectonically कंट्रोल ओरिजिनल क्रिस्टल सरफेस इज अनइवन। जो टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है उसके बावजूद भी ये सरफेस जो है वो अनइवन है। इसका रीजन क्या है कि एंडोजेनिक फोर्सेज जो होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते। देखो, क्योंकि मटेरियल ही यूनिफॉर्म नहीं है तो एंडोजेनिक फोर्सेज, जो अंदर के फोर्सेज जो है वो कैसे यूनिफॉर्म रहेंगे? आप ही बताओ, क्या आपको लगता है अर्थ का सरफेस जो है वो इवन है या यूनिफॉर्म है? नहीं, क्योंकि जो मटेरियल जो है वो ही यूनिफॉर्म नहीं है। आप जानते हो जब इंटीरियर में जो थे यहाँ पे हेवी मटेरियल आके कलेक्ट होके यहाँ पे इंटीरियर बना था, तो यहाँ पे लेयर लेयर, मतलब जैसे डेंसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मटेरियल इकट्ठा हुए थे और उनकी लेयर बनी थी। तो बताओ यहाँ पे फोर्सेस भी जिस तरह के मटेरियल होगा उसी तरह से फोर्स भी अप्लाइड होगा ना वहां पे, तो फोर्स भी यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं होगा। ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रख लेना, क्योंकि मटेरियल ही एक जैसा नहीं है तो फोर्स भी एक जैसा अप्लाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, मान लीजिए यहाँ पे कोहिनूर
सॉरी कोहिनूर नहीं, डायमंड वाला मटेरियल है, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि डायमंड हार्ड होता है, तो इसको इसको आपको कट करने में फोर्स भी तो ज्यादा ही लगेगा। अगर यहाँ पे कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो ये वो आसानी से टूट जाएगा, तो फोर्स भी कम लगेगा। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्स है, वो कैसे यूनिफॉर्म हो सकता है? नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा सरफेस भी है, क्रिस्टल सरफेस भी है, वो भी अनइवन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे इसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जा सकता है, लाइन पूछी जा सकती है कि फिर आपको वो सही है या गलत है, वो उसमें से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डायस्ट्रॉफिज्म बोला मैंने आपको कि डिसलोकेशन इसका मीनिंग होता है या डिस्टॉर्शन होता है, मतलब मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। ऑल प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट एंड बिल्ड अप पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायटॉर्फिज्म। जो भी अर्थ के ऊपर, मतलब अर्थ के क्रस्ट में जो भी बिल्डअप होता है, जो भी एलिवेट होता है चीजें, तो वो किसकी वजह से होती है, मतलब कौन से फोर्स के अंडर होती है, कौन से प्रोसेस के अंडर होती है? तो वो है डायस्ट्रॉफिज्म। ठीक है, डायस्ट्रॉफिज्म की वजह से ही एलिवेट होना, बिल्डअप होना, मूव करना, ये सब चीजें क्रस्ट में होती है, अर्थ के क्रस्ट में होती है। और दे इंक्लूड, जैसे कि एक ओरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्व माउंटेन बिल्डिंग। आपको अगर बोला जाए कि माउंटेन जो बिल्ड होते हैं उसके अंदर कौन सी प्रोसेस की वजह से माउंटेन बिल्ड होते हैं, तो ओरोजेनिक प्रोसेस की वजह से माउंटेन बिल्ड्स होते हैं। थ्रो सीवर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो ये जो भी ओरोजेनिक फोर्स लगता है, तो उसी की वजह से क्या होता है, जो क्रस्ट है वहां पे फोल्डिंग अफेक्ट और या लॉन्ग या नैरो बेल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर देखोगे ना, रेंजेस जहाँ पे होते हैं, चाहे हिमालयन माउंटेन्स के, तो आप देखोगे एक जैसे इनके रेंजेस नहीं होते, कहीं कहीं आपको ऐसे फोल्डेड माउंटेन, मतलब फोल्डेड चेन भी दिखाई देगी। तो ये हो गई ओरोजेनिक प्रोसेस। ये डाइट्रॉफिज्म में आते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, और नेक्स्ट है इपिरोजेनिक। इपिरोजेनिक जो है प्रोसेस इन्वॉल्व अपलिफ्ट और व्रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे मतलब अपलिफ्ट करता है, थोड़ा सा इस तरह से उभर के आना, ये बहुत ज्यादा जो अर्थ का पार्ट होता है वो कवर कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गई एपिरोजेनिक प्रोसेस। फिर अर्थक्वेक्स इन्वॉल्व लोकल रिलेटिवली माइनर मूवमेंट्स। सभी ये अर्थ की इंटीरियर जो फोर्स है, कौन सा, एंडोजेनिक, उसी में चल रहा है। ये डाइट्रोपिज्म भी उसी में आता है। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक जो है इसी की वजह से माइनर मूवमेंट्स होती है। और जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। हॉरिजॉन्टल मतलब किस तरह, इस तरह से, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है प्लेट, ये प्लेट मान लीजिए, ये प्लेट है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, हॉरिजॉन्टली जा रही है। ठीक है, तो सॉरी ये वर्टिकल लग रहा होगा आपको, लेकिन इस तरह से ये हॉरिजॉन्टली जैसे इधर इधर जा रही है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स होते हैं। तो ये चार प्रोसेस डाइट्रोपिज्म में आती हैं। कौन सी? ओरोजेनिक, इपिरोजेनिक और अर्थक्वेक्स एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, ये डाइट्रोपिज्म में आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट होती है, तो ये सब यहाँ डाइट्रोपिज्म में आता है। एंड इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजेनी, यहाँ पे डिफरेंस भी पूछा गया है कि इपिरोजेनिक और ओरोजेनी मतलब क्या है, इनकी डिफरेंस बताने हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस देख लो इनका। द प्रोसेस ओरिजिनी जो है, द क्रस्ट इज सीवरली डिफॉर्म्ड इनटू फोल्ड्स। डिफॉर्म मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, तो ये डिफॉर्म्स होता है ओरिजिनी की वजह से। और ये सीवर क्या होता है, सीवर फोर्स है ये। ओरोजेनी जो है ये प्रोसेस में ना सीवरली डिफॉर्म होते हैं वो। एंड ड्यू टू इपिरोजेनी देयर में बी सिंपल डिफॉर्मेशन, लाइक इस तरह से सिंपल फॉर्म होना, और उसके जो होते हैं वो फोल्डेड इस तरह से हो जाते हैं ओरोजेनी में। ठीक है, और ये आपको ये याद रखना है, तभी जब प्रिसिपिटेशन और ये सब होगा ना, तब आपको ये थोड़ा सा वहां पे भी ये वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। सो वेर एज द इपिरोजेनी जो होती है, ओरोजेनी क्या करती है, माउंटेन बिल्डअप प्रोसेस है, लेकिन इपिरोजेनी क्या है, कॉन्टिनेंटल बिल्डअप प्रोसेस है। मतलब इसकी वजह से कॉन्टिनेंट फॉर्म होते हैं इपिरोजेनी की वजह से। एंड through the process of orogeny, epirogeny, earthquakes, plate tectonics, there can be faulting and fracturing of the crust. ये जो चार प्रोसेस है, इसकी वजह से अर्थ का क्रस्ट जो होता है उसमें फॉल्ट्स आते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, तो इन प्रोसेस की वजह से ही होता है। ऑल दिस प्रोसेस कॉज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मतलब पीवीटी जो है इन प्रोसेस की वजह से ही होते हैं। एंड चेंजेस विच इन टर्न्स इंड्यूस मेटामॉर्फिज्म रॉक्स, और इनकी वजह से जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं उससे इंड्यूस होके मेटामॉर्फिज्म रॉक क्रिएट होता है, मतलब टर्न होता है। तो देखो मेटामॉर्फिज्म हमने देखा है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये लावा ऊपर आ गया, नहीं ऑलरेडी ये मान लीजिए कॉन्टिनेंट है, और इसके ऊपर पहले ये एक माउंटेन है, यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हैं, यहाँ पे कुछ, ये ऑलरेडी अर्थ के सरफेस पे ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे वल्केनोज आते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जो लावा बाहर निकल के आता है वो इस रॉक के कांटेक्ट में आता है और इस रॉक को एडिशनल मटेरियल मिल जाता है और वो बड़ा बन जाता है। तो ये जो होता है ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, क्योंकि जो पहले रॉक में जो एडिशन हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब पहले रॉक में जो चेंज आया उसी को हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो ये सब किसके अंदर होता है, जब देखो ये जो 4 प्रोसेस है, ओरोजनी है, इपिरोजनी है, अर्थक्वेक है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, ये कुछ ना कुछ एक्टिविटीज लेके आती हैं, करते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से अब बताओ इनका जो फोर्स है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है, तो एक अगर प्लेट सबडक हो जाती है तो दूसरी के अंदर चली जाएगी ना, या टूट जाएगी वो। तो टूट जाने का जो होता है, अभी टूटेगी तो ऐसे आसानी से नहीं ना, उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, फिर उसका वॉल्यूम मतलब उसके फ्रैक्चर होके उसकी साइज जो है वो कम हो जाएगी और वो अंदर चली जाएगी, तो टेम्परेचर वहां पे राइज होगा। तो ये सब चीजें मतलब जरूरी होते हैं। पीवीटी आप मेटामॉर्फिक रॉक के लिए भी याद रख लेना। वोल्केनिज्म, ये आज का हम यहाँ पे एंडोजेनिक फोर्स ही देखेंगे, एक्सोजेनिक कल देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा है ना चैप्टर, मतलब लंबा है। तो यहाँ पे वोल्केनिज्म हमने वोल्केनिक एक्टिविटी तो हमने पहले ही देखी है सेकंड यूनिट में, बट यहाँ पे फिर भी देखेंगे। वोल्केनिज्म इंक्लूड द मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक्स, जो मैग्मा होता है अर्थ के क्रस्ट में आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और जो लावा है अर्थ के ऊपर आ जाता है। तो onto or towards the earth's surface and also formation of many intrusive और extrusive volcanic forms। हमने जो intrusive volcanic forms होते हैं वो देखे थे, जैसे डाइक था, ठीक है, डाइक्स थे, फिर लैपोलिथ, लैकोलिथ जो थे, लिथ जो थे, बैकोलिथ, फैकोलिथ जो थे, ये सब क्या है, इंट्रूसिव वोल्केनिक फॉर्म्स थे जो हमने देखे थे। एक्सट्रूसिव जो वो सरफेस के ऊपर जो बनते हैं उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं, और जो इंट्रूसिव जो होते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो बनते हैं उनको हम इंट्रूसिव वोल्केनिक रॉक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने वोल्केनिज्म में देखा था। मेनी एस्पेक्ट ऑफ वोल्केनिज्म हैव ऑलरेडी बीन डेल्ट इन डिटेल अंडर वोल्केनोज इन द यूनिट सेकंड अंडर द इग्नियस रॉक इन द प्रीसीडिंग चैप्टर इन दिस यूनिट। तो ये हमने वहां पे देखा था। तो यहाँ पे एक डिफरेंस पूछा है कि वोल्केनिज्म में और वोल्केनोज क्या इंडिकेट करते हैं ये वर्ड्स। तो वोल्केनिज्म जो होता है ना, ये जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, मोल्टन रॉक जो है इरप्ट होता है फ्रॉम इन इंटीरियर एंड ऑन टू सरफेस के ऊपर ये आ जाता है। जो मोल्टन रॉक जो है वो इरप्ट होके सरफेस के ऊपर आता है, ये होता है वोल्केनिज्म। और वोल्केनो जो होते हैं जो ओपन करते हैं सरफेस के ऊपर, ये ओपन होते हैं, तो इसी और ये अलाउ करते हैं गैसेस को, और जो भी मैग्मा जो होता है उसको अलाउ करता है बाहर आने में, तो वो होते हैं वोल्केनोज, ठीक है। वोल्केनिज्म और वोल्केनोज में यही डिफरेंस होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ये थोड़ा एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है, इसमें आपको मैंने बोला था ना, एक्सोजेनिक में जो मास वेस्टिंग, इरोजन, ये सब चीजें, वेदरिंग और ये सब चीजें इसमें होती है। तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हमने एंडोजेनिक किया है, एंडोजेनिक में डाइट्रॉफिज्म किया है और वोल्केनिज्म देखा है। तो ये आज के लिए इतना ही है। 2 फोर्स देखे, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स देखे हैं, इसमें कैसे अर्थ के ऊपर ये चेंजेस लाते हैं ये भी देखा है। जितना मुझसे सिंपल हो सकता है, जितना मुझे समझ में आता है और जिस तरह से मुझे समझ में आया उस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वरना सिर्फ यहाँ पे देखो मेरा खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मुझे इम्पोर्टेंट है और आपका भी बेनिफिट हो, इसीलिए ये वीडियो में ला रही हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो कोई बात नहीं, नहीं भी आता है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज प्रीलिम्स के लिए रिलीजियसली स्टडी करें, इधर उधर ना भटके, प्रॉपर अपनी जो कोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस करें। जो मैं बोलती हूँ हमेशा, कोर सब्जेक्ट हमारे पॉलिटी है। देखो स्टैटिक्स को इग्नोर नहीं करना है, जो भी कंसेप्ट है, जो भी आपको रिवीजन करना है बार बार करते रहे। एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और क्या रहेगा, हिस्ट्री में एंशियंट, मिडाइवल थोड़े इजी है, ज्यादा लेंदी नहीं होता, इंटरेस्टिंग भी है। तो आप इसको रिवीजन करते रहे, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल स्किप भी नहीं करना है। यहाँ से ही आपके 70% 75% मार्क्स निकल के आएंगे और यही आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में हेल्प करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मुझे एक बताना है, करंट अफेयर्स के लिए ना आप किसी भी क्लासेस हो या हाँ कोचिंग क्लासेस जो भी है, जिसका भी कंपाइलेशन आपको मिलता है तो उसी को फॉलो करें, जिसका भी आपने पढ़ा है पहले से उसी को फॉलो करें, एक ही फॉलो करो, 17 मत फॉलो करो, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।